तो 2026 में होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए फिज़िक्स के लिए हम लोग बस एक रिवीजन टाइप ये सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जिसमें कि हर चैप्टर को हम उतना बता देंगे जितना बोर्ड्स में काम है, और सिलेबस के हिसाब से चलेंगे और प्रीवियस 10 सालों के क्वेश्चन को भी बनाते हुए चलेंगे चैप्टर वाइज़। तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं या क्या-क्या टॉपिक पढ़ना है, तो उसका एक हिंट या डिटेल्ड नहीं जाएगा। आज पहला दिन है तो आज देखते हैं, आज थोड़ा बहुत शुरू करते हैं। तो दिखाते हैं आपको कैसे होता है और ये धीरे-धीरे चलता जाएगा। ये हर दिन कोशिश करें कि एक चैप्टर ख़त्म कर दें। आज तो लंबा वीडियो नहीं बनाएँगे या लंबा जाएगा भी, तो देखते हैं कहाँ तक, ये पहला दिन है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू करेंगे, फिर करंट है तक जाएँगे, मैग्नेटिज़्म है, एसी तक पहुँच के फर्स्ट बुक ख़त्म करेंगे, फिर सेकंड बुक पे जाएँगे। कोशिश रहेगा कि क्वेश्चन बैंक आपका इससे काम हो जाए, पूरा का पूरा काम हो जाएगा 10 सालों का क्वेश्चन, और आपको पैटर्न समझ में आएगा किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा और इधर पिछले 4-5 सालों से क्या बार-बार आ रहा है, ठीक है? तो अगर आप देख पा रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का आपको सिलेबस लिख रखा है मैंने। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, कूलम्ब्स लॉ, चार्ज, फील्ड, गॉस लॉ और मेनली डाइपोल, यही 4 टॉपिक में से सवाल बनेंगे, ठीक है? वैसे तो आपको पता है कि पहला पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट मिला के 18 मार्क्स के आसपास है। लेकिन ये इस चैप्टर से कितने मार्क्स को कैरी करेगा, कभी ये इस चैप्टर से 7 मार्क्स भी कैरी हो जाता है, कभी-कभी ये 9 मार्क्स तक जाता है। खैर, तो हम लोग देखते हैं पिछले कुछ सालों में आए हुए सवाल और इसमें कैसे पढ़ना है इस चैप्टर को। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने बैठोगे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में आप प्रॉपर्टी देखोगे, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज स्केलर है, चार्ज के क्या-क्या यूनिट्स होते हैं, कूलम्ब है, फ़ैराडे फ़ैराड तो कैपेसिटेंस का है, फ़ैराडे है, ईएसयू है, ईएमयू है, फ्रैंकलिन जो आ गया ईएसयू का ही नाम, तो सबसे बड़ा यूनिट फ़ैराडे है, सबसे छोटा यूनिट ईएसयू है। तो ये प्रॉपर्टीज़ में आपको लेकिन क्या-क्या सवाल आने के चांसेज़ है। पहला, चार्ज क्वांटाइज़ होता है, Q इज़ इक्वल टू एनी। दूसरा, चार्ज एडिटिव होता है, अगर वो एक +5 कूलम्ब है, एक -3 कूलम्ब है, तो प्लस और माइनस ऐड होगा सिंपली स्केलर के जैसा, तो बचेगा 2 कूलम्ब। इस तरह से आप चार्ज ऐड कर सकते हैं। चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। 3 मेथड है आपके पास, फ्रिक्शन, कंडक्शन और कौन-सा? इंडक्शन। बोर्ड पे यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। आइडेंटिकल बॉडी को अगर आप टच करके अलग करते हैं, जैसे यहाँ पे 1-2 बॉडी है, दोनों का रेडियस सेम है, आइडेंटिकल बॉडी, दोनों में चार्ज है, एक में Q1 एक में Q2, टच करके अलग करेंगे, आइडेंटिकल है तो बराबर बँटवारा होता है, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है, याद रखिएगा। अगर शुरू में इसमें 5 कूलम्ब है, इसमें 6 कूलम्ब है, 6 और 5 11 हो गया। तो फाइनली अब दोनों को टच करके अलग करोगे तो दोनों में जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो फिर से, लेकिन टोटल 11 ही रहेगा। तो लाइक चार्ज रिपेल करता है, अपोजिट अट्रैक्ट करता है। चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे ही लाई करेगा कंडक्टर के, क्योंकि कंडक्टर में जब भी आप चार्ज दोगे तो हमेशा बाहर ही जाके लाई करेगा। कारण है, कंडक्टर में आप चार्ज दोगे, सारे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो हमेशा आउटसाइड पे जाके ही लाई करेंगे। इस कारण से आपको हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर में इक्वल मैक्सिमम चार्ज होता है, क्योंकि दोनों का आउटर सरफेस एरिया सेम होता है। सो बबल एक्सपैंड करता है चार्जिंग करने पे। और ये पॉसिबल है कि 2 चार्ज सिमिलर चार्ज बॉडी, मतलब दोनों पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस-प्लस में रिपल्सन होता है फिर भी, क्योंकि एक अगर हायर चार्ज हो, एक लोअर चार्ज हो, तो बिकॉज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखिए इसमें पिछले 5 सालों या 6 सवालों में आए हुए कुछ सवाल, ज़्यादा सवाल आया नहीं है चार्ज पे, सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव आया है 1 मार्क्स, बड़े सवालों में नहीं आया है। और पूरे को देखने के बाद समझ में आएगा क्वेश्चन बैंक में आपको कि फील्ड से, डाइपोल से और गॉस लॉ से बड़े सवाल आए हैं। कूलम्ब्स लॉ से भी ज़्यादा नहीं पूछ रहा है इधर। फिर भी हम लोग देख लेते हैं अभी फ़िलहाल के हिसाब से। पहला सवाल, 2 आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स हैं B1, B2 और उनके पास चार्ज है -7 पीसी पिकोकूलम्ब और +4 पीसी, और उनको कॉन्टैक्ट में लाया गया है तीसरे आइडेंटिकल बॉल B3 के साथ, और तीनों को टच करके जब अलग किया गया है तो फाइनली तीनों में -2 पीसी का चार्ज है। तो बताइए ओरिजिनली B3 पे कितना चार्ज होगा? तो 3 स्फीयर B1, B2 एंड B3। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पहले चार्ज था -7 + 4, -7 + 4 और इसमें कितना चार्ज है? क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब इसको टच करके अलग किया गया तो तीनों में आ गया -2, -2, -2, तो टोटल अभी हो गया -6 पीसी। तो अगर टोटल -6 है तो शुरू में भी -6 ही होना चाहिए। तो -4 + 4 और B3 में कितना चार्ज हो ताकि तीनों मिलके -6 हो जाए? -7 है सॉरी, -7 + 4। तो अब इससे B3 का चार्ज आपको ऑप्शन आ जाएगा। -7 + 4 कितना होता है वो चेक कर लीजिए। ये होता है -3, जो उधर जाके हो जाएगा +3, -6 + 3 इज़ -3 पीसी।
तो ऑप्शन हो जाएगा -3 pc, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो इस तरह के सिंपल सवाल, जैसे ये 2024 का सवाल था, ठीक है, लास्ट ईयर। जैसे 2022 में 2 टर्म में एग्ज़ाम हुआ था, तो टर्म 1 का एग्ज़ाम क्वेश्चन आप देख रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट है, वहाँ 3 स्प्रे किया गया, तो 3 स्फेरिकल स्प्रे के जो ड्रॉप है उनको स्फेरिकल मान लिया गया। तो उसमें 3 स्फेयर्स हैं, तीनों के चार्ज हैं +3 +5i और -3। तो टोटल कितना चार्ज हो गया? +3 +5 और -3 मिलके +3 -3 कैंसल, टोटल 5 हो गया, 5e। अब कहता है कि उन बॉडी वो लोग कुछ देर के लिए कॉन्टैक्ट में और फिर अलग हो गए, तो अब फाइनली तीनों में क्या चार्ज हो सकता है? तीनों में जो भी चार्ज होगा सम लेकिन 5 ही आना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनली शुरुआत में +3 -3 और 5 था, सम आया 5। तो आप देखो 4 ऑप्शन में से कौन-सा ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिख रहा है आपको यहाँ पे, ए, बी, सी, डी, इसमें से कौन-सा ऑप्शन में सम आता है 5? पहले वाले में 5, 5, 10 -4, 6 है, वो तो नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्शन नंबर कौन-सा हो रहा है भाई? हाँ, ऑप्शन नंबर ए, सी, बी, डी ऐसा कुछ यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ए, बी, सी, डी होना चाहिए, जिसमें +6e और -7e है। 6, 6, 12 और -7, 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा है। नंबरिंग आप छोड़ दीजिए। उसी तरह से एक क्वेश्चन और है। चार्ज पे जो क्वेश्चन है, 2 तो यही दिख गया था हमको 24 और 22 में। ये भी 22 का ही सवाल है वैसे, 2022 का। इससे पहले हम क्वेश्चन 2019-18 तक देखे तो चार्ज का वैसा कोई सवाल नहीं दिखा। एक ऑब्जेक्ट है जिसके और 1-2 क्वेश्चन दिखा जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन और है, ज़रूरी नहीं कि इतना ही आया, लेकिन सब इसी पैटर्न के थे। एक ऑब्जेक्ट के का चार्ज है 1 कूलम्ब एंड गेन्स 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स। देखो, 1 कूलम्ब का चार्ज इतना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो क्वेश्चन के हिसाब से एक बॉडी है जिसके पास 1 कूलम्ब चार्ज है। आपको सबको याद है कि 1 कूलम्ब ये पॉजिटिव चार्ज है, 1 कूलम्ब में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम्ब में। इतने इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, लेकिन याद रखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्लस में साइन है, ठीक है? इतने पॉजिटिव चार्ज है इनके पास, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम्ब में, ठीक है? अब ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? क्वेश्चन में देखिए 5 × 10⁻18, तो इसमें 5 × 10⁻18 ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इतना प्लस था, इतना माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा 1.25 × 10⁻18। अब इसके पास इतना नंबर बचा, Q = Ne होता है, और यहाँ पे आपको पूछ रहा है अब इसके पास कितना चार्ज होगा। N का वैल्यू 1.25 × 10⁻18 और E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19, ये बचेगा 10⁻1, 16 × 125 0, ये आ जाएगा आपको 2 × 10⁻1 यानी 0.2 कूलम्ब। ये आप देख लो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? तो ऐसे चार्ज पे कोई खास सवाल नहीं आया था। अब चार्ज से आगे बढ़ते हैं, कूलम्ब्स लॉ। तो जल्दी ये कैसे पढ़ना है, ये सबसे बेसिक है, इतना तो आपको करना है। इसके बाद फिर आप एक्सटेंड करेंगे अपनी पढ़ाई को आपके नोट्स से, जो मेरा नोट्स है आपको मिला है, या आप जो भी नोट्स से आप पढ़ सकते हो, पढ़ेंगे उसको, क्वेश्चन बैंक का काम इतना से हो जाएगा, ठीक है? अभी और डिटेल में इसको देखेंगे, लेकिन अभी पहला तो दोनों बुक खत्म करना है, सिंपल जल्दी-जल्दी इतना आप कर ले रहे हैं तो ठीक है। कूलम्ब्स लॉ ये सब पे बहुत समय बर्बाद करने वाला नहीं है, क्वेश्चन बैंक को देख के ही समझ में आया हमको। खैर, कूलम्ब्स लॉ के बारे में आपको सबसे पहले से यहाँ पे दिख रहा है कि 2 चार्ज के बीच में फोर्स लगता है K Q1 Q2/r², जहाँ K एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 1/4πε0 होता है। 1/4πε0 अगर नीचे देखोगे आप, यहाँ पे अलग से हम लिख दिए हैं, इसको परमिटिविटी कहते हैं। K = 1/4πε0, इसको परमिटिविटी कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी अगर नॉट लगाए हैं तो ये वैक्यूम का है, इसका वैल्यू आपको याद है 8.85 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और K का वैल्यू अगर न्यूमेरिकल बनाते हो तो इतना लंबा क्यों लिखोगे? F का फॉर्मूला सीधे K Q1 Q2/r², तो 9 × 10⁻9, ठीक है? तो न्यूमेरिकल बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ में फॉर्मूला लिखेंगे F = K Q1 Q2/r² या दिस, ठीक है? वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका, अब दोनों चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, यानी अपोजिट चार्ज। लिखने का तरीका, अब देखो ये दोनों बॉडी यहाँ दिख रहा है, ये देखो ये वाला Q1 और Q2 अगर दोनों पॉजिटिव है तो Q1 और Q2 एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 पे फोर्स लगेगा F12, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इस पे लगा F21, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब ये दोनों फोर्स को वेक्टर में लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे F12 1/4πε0 Q1 Q2 R12, डिस्टेंस बिटवीन देम
का स्क्वायर, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर r12 लिखोगे, और अगर ये यूनिट वेक्टर न लिखकर तुम ऐसा लिखते हो इस तरह का वेक्टर, तो यहाँ r12 का क्यूब लिखोगे। ठीक है, यही एक अंतर होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए ऐसे लिखा जाता है। अगर Q1 और Q2 लेस देन 0 है, ये देखो Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है ना। और अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों रिपेल करेगा, लेस देन 0 तो अट्रैक्ट करेगा, ये बेसिक आइडिया है। ठीक है, Q1 Q2 का लेस देन 0 है तो दोनों दूसरों को अट्रैक्ट करेगा, यही बता रहे थे। अच्छा, ग्राफ अगर देखोगे, अगर एक साइड फोर्स लिखोगे और एक साइड 1/r² लिखोगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, अगर आप ग्राफ बनाते हो, ओ कैसा पेन सेलेक्ट हो गया भाई। अगर आप ग्राफ बनाते हो जिसमें कि एक साइड फोर्स और एक साइड आर लिखते हो, तो ग्राफ आप जानते हो इस तरह से बनेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² भी लिखते हो तो इस तरह से जाएगा, इन्वर्स है। लेकिन अगर ग्राफ ये है 1/r², तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है। अब स्ट्रेट लाइन किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर की ओर गया, यानी Q1 Q2 दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, तभी ये फोर्स पॉजिटिव आ रहा है। अगर कोई एक नेगेटिव होता Q1 या Q2, तो फोर्स का ग्राफ नीचे बनता। देखो ये वाला दिख रहा है, ये दोनों में अंतर क्या है, इस वाले में, इस वाले में। तो ये दोनों ग्राफ आप देख लीजिएगा। परमिटिविटी, अगर आप किसी मीडियम में चले गए दो चार्ज के बीच में, अगर आप वैक्यूम के बजाय पानी में चला गया वो दो चार्ज, या उसके बीच में कोई और मीडियम आ गया, तो उस मीडियम का परमिटिविटी यूज होगा, वैक्यूम का नहीं यूज होगा। इसीलिए आप देखिए, किसी मीडियम का अगर लिखना है आपको, ये वाला टर्म देखिए आप, परमिटिविटी अगर आपको किसी मीडियम का लिखना है, ये दिख रहा है आपको, तो फॉर्मूला होगा 1/4πε0 की जगह एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2/r²। अब यहाँ पे ये जो टर्म आप देख रहे हैं, ये वाला एफ मीडियम, यहाँ पे एप्सिलॉन मीडियम कैसे निकलेगा, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये अभी हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आप इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी याद कर लीजिए, जरूरत नहीं है। किसी मीडियम का परमिटिविटी बाई वैक्यूम का परमिटिविटी, इसी को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। दिख रहा है एप्सिलॉन आर, ये वाला। ठीक है, इसीलिए किसी मीडियम का परमिटिविटी निकालना है तो रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना है, और कुछ नहीं। रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मीडियम में आपको क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही हो गया आपका अब मीडियम का परमिटिविटी। यहाँ पे एक नया चीज़ आप देख रहे हैं, एप्सिलॉन आर, इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, अगर आप गौर करो तो Q1 Q2/4πε0r² तो वैक्यूम था, तो नीचे सिर्फ एप्सिलॉन आर बच गया। तो यहाँ से फॉर्मूला निकला कि वैक्यूम में अगर आपको या किसी मीडियम में फोर्स निकालना है, तो वैक्यूम में जितना फोर्स है डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर वैक्यूम में फोर्स निकालना है, तो मीडियम में जितना फोर्स है इनटू, कई बार एप्सिलॉन आर को के से भी लिखते हैं, जिसको हम लोग आगे जाके कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो याद रखना है, फोर्स वैक्यूम में जो एक्सपीरियंस करेगा दो चार्ज, और वही जो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस सेम हो लेकिन किसी मीडियम में एक्सपीरियंस करेगा, तो दोनों का रिलेशन यही है। ठीक है, जैसे इस पर कुछ क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं ताकि आपको वो क्वेश्चन यहाँ समझा सके, फिर क्वेश्चन बैंक के नीचे क्वेश्चन दिखाए जाएंगे। जैसे अगर मान लो दो चार्ज है, एक Q1 है और Q2 है, अब बीच का मीडियम वैक्यूम है और इसके बीच फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, है ना, ये वैक्यूम है। अब ये पानी में चला गया, वाटर, और हर मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर दिया रहता है, इसी को के भी कहते हैं। मान लो वो 80 है, तो अब उस मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा, डिस्टेंस सेम हो, तो जितना फोर्स वैक्यूम में था, देखो ये वाला फॉर्मूला, डिवाइडेड बाई के यानी एप्सिलॉन आर, के वो वाला नहीं, 1/4 नहीं। तो वैक्यूम में फोर्स था मान लो यहाँ पे 20 न्यूटन, और वाटर का के होता है 80, तो आंसर हो जाएगा 1/4। तो वैक्यूम में जितना था डिवाइड बाई के कर देना है। देख रहे हैं ना, किसी मीडियम में जाने के बाद फोर्स का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है बाय द अमाउंट, बाय द फैक्टर रिलेटिव परमिटिविटी के टाइम्स। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अभी हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि हमको लग रहा है कि आपको ये पता है, बस एक क्या होता है, ब्रशअप हो जाना कि हाँ हाँ ठीक है, अभी नोट से देखना है। हम लोग बस मेनली क्वेश्चन बैंक, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्या पैटर्न है, किस टॉपिक को पढ़ना है, किसको छोड़ना है, किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है, उस पर फोकस हो रहा है बस। जैसे यहाँ पे एक चार्ज क्वेश्चन था, ये 2025 से 2025 का क्वेश्चन है, वाह।
हमको लग रहा है ये गलती से 2025 हो सकता है, हमको देखा हुआ याद नहीं आ रहा है, हम लिखे हैं यहाँ तो होगा, क्वेश्चन बैंक से ही लिखा हुआ है। एक चार्ज Q को दूसरे चार्ज स्मॉल q के नज़दीक लाया गया है, तो रिलेशन कौन है? एक्सेलरेशन वर्सेस आर। अब जो रिलेशन फोर्स का होगा वही रिलेशन तो एक्सेलरेशन का होगा। फोर्स और एक्सेलरेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और हम सब जानते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा जो आप पहले जान, तो यही पहला नंबर ग्राफ सही होगा, इसमें कोई दम नहीं था और आप समझ ही गए। अच्छा, यहाँ पे प्रिंट में Q1 Q2 Q3 अगला क्वेश्चन जो है उसको 91 92 93 मत पढ़िएगा, Q1 Q2 Q3 है ये ऑप्शन वाला। तो ये एक देखिए कूलम फोर्स का ये क्वेश्चन है, कूलम फोर्स वर्सेस 1/r² ग्राफ दिया हुआ है। आप देखिए एक ग्राफ ऊपर की ओर, एक ग्राफ नीचे की ओर है। ऊपर वाला ग्राफ Q1 और Q2 के लिए है और नीचे वाला ग्राफ Q2 और Q3 के लिए है। क्वेश्चन है कि Q2 पॉजिटिव है, ये बताया हुआ है, पढ़िए आप। द चार्ज Q2 इज पॉजिटिव एंड हैज लीस्ट मैग्नीट्यूड। सबसे छोटा Q2 है, ये क्लियर बताया गया है। तो बताइए इसमें से कौन सा रिलेशन सही होगा? जब क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटा Q2 है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें सबसे छोटा Q3 और Q1 दिखा है, तो ऑप्शन बी और डी में से ही कोई एक होगा। अब आप गौर कीजिए, ग्राफ में एक ग्राफ ऊपर बन रहा है ये θ1 और एक ग्राफ नीचे बन रहा है θ2। देखिए कौन इसमें tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस 1/r²। यानी tan थीटा हो गया F इंटू आर स्क्वायर, और फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/r²। तो F इंटू आर स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया चार्ज के प्रोडक्ट के। तो जिसका tan थीटा ज़्यादा होगा उसका FR² ज़्यादा होगा, यानी उसका Q1 Q2 का वैल्यू ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो θ2 एंगल ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि दोनों में कॉमन तो Q2 है। यहाँ Q2 में Q1 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ Q2 में Q3 मल्टीप्लाई होने पे आया है। तो ज़्यादा बड़ा एंगल चूँकि θ2 है, यानी Q3 सबसे बड़ा होगा, क्योंकि Q2 तो मिनिमम है, क्योंकि ये tan थीटा ज़्यादा हो रहा है इसमें। और अभी बताएं tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, क्योंकि tan थीटा ही F इंटू आर स्क्वायर है। तो जिसका एंगल ज़्यादा उसका चार्ज का प्रोडक्ट ज़्यादा, Q2 दोनों में कॉमन है, तो बचा कि नीचे वाला का एंगल ज़्यादा है तो Q3 बड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही लग रहा है हमको? Q3 बड़ा होगा Q1 से, Q1 बड़ा होगा Q2 से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? इस तरह के सवालों को अगर आप देखोगे, और भी कुछ सवाल हैं, जैसे ये तो अभी अभी समझाया गया कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, किसी मीडियम में रखा गया है और दोनों चार्ज के बीच का जिस मीडियम में है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, K का वैल्यू 5 है। तो अभी उनके बीच का डिस्टेंस r है। अगर वो मीडियम हटा के वहाँ वैक्यूम रख दिया जाता तो कितना होता फोर्स का वैल्यू? अगर अभी फोर्स का वैल्यू F है, तो मान लो पानी में 2 चार्ज हैं, उनके बीच का फोर्स का वैल्यू F है। तो जैसे ही उसको पानी से हटा के वैक्यूम में ले जाएंगे तो पानी में तो कम होता है, वैक्यूम में तो ज़्यादा होता है। तो आप खुद बताइए, अगर K का वैल्यू 5 है तो बताइए वैक्यूम में कितना होगा? आंसर क्या होगा? चेक कर लीजिए और अपने आप से दिमाग लगा दीजिए। ठीक है, और आपको जो सही लगता है वो हमको बताइए। इसमें 2021-22 का सवाल है, अभी ये जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसी पे है, दिख रहा है ना? तो याद रखिएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन एनी मीडियम इज इक्वल टू K टाइम्स फोर्स। देखिए यहाँ वाला फोर्स के 1/K टाइम्स फोर्स एक्सपीरियंस मीडियम इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस इन वैक्यूम बाई K। अगर मीडियम में F है तो वैक्यूम में कितना होगा? यहाँ पे 5 डाल दीजिए K का वैल्यू, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन कूलम्स लॉ के जो इधर पिछले 10 सालों में दिखे हैं, तो ये पैटर्न समझ में आएगा, लेकिन कोई हार्ड क्वेश्चन इधर से नहीं आया है। अच्छा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन सब फील्ड से आया है या तो डाइपोल से आया है, इसीलिए अब कूलम्स लॉ पे लगे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं न्यूमेरिकल हेवी रिंग वाला। तो क्यों, अब क्या फ़ायदा था समय बात करके? इसीलिए आप लोग को कैसे पढ़ना वो देख लीजिए। ये क्वेश्चन जैसे है 2022 का, 3 चार्ज है -Q, Q0 और +Q। इसको देखो यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, आपको डायग्राम दिख रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे -Q रखा है, यहाँ पे +Q, यहाँ पे Q0। तो पूछता है Q0 पे नेट फोर्स कितना लगेगा? तो गौर कीजिए आप, जगह तो हम छोड़े ही नहीं बनाने के लिए इसको। अच्छा देखते हैं, ये वाला Q इसको इधर फोर्स लगाएगा, दिख रहा है? F1 प्लस, और वो माइनस अपने अट्रैक्ट करेगा, ये हो गया F2। चूँकि दोनों का डिस्टेंस A है तो F1 F2 सेम हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा नेट फोर्स, चूँकि इधर लग रहा है मान लो F2, इधर लग रहा है आपको F1, बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो F नेट
इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। 2F1 F2 कॉस 90 वो तो लिखेंगे नहीं, कॉस 90 जीरो होता है। F1 और F2 दोनों का वैल्यू सेम है और कितना है वो K Q नॉट बाई ए स्क्वायर। तो F1 F2 दोनों सेम है तो उसको एफ नॉट नाम दे दिए। तो एफ नॉट स्क्वायर 2F0 स्क्वायर यानी रूट टू एफ नॉट इज इक्वल टू K Q नॉट बाई ए स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन सा कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। अभी ये सब क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहा है, लेकिन आपको लगता है कि बोर्ड में तो क्वेश्चन हार्ड आता है, ऐसा नहीं। कुछ कुछ टॉपिक पे क्वेश्चन इजी ही दिया है 4-5 सालों में, फिर आगे जाके फील्ड विल्ड में थोड़ा टेढ़ा किया है। तो ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी बन जाएगा। आप कूलम्ब्स लॉ में सुपरपोजिशन पे भी और सवाल कर सकते हैं, लेकिन जो आया हुआ क्वेश्चन बैंक वो ऐसा ही आया है। जैसे ये सवाल 2000 कब आया है, ये मिटा हुआ है यहाँ पे, ये 2000 शायद 2023 का है। 2 पॉइंट चार्ज है और उसको 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है और उनके बीच का फोर्स 8 न्यूटन है। अगर उसको पानी में ले गए जिसका के का वैल्यू 80 है तो फोर्स कितना होगा? कॉमन सेंस, फोर्स किसी मीडियम में वही होता है जो वैक्यूम में होता है, डिवाइड बाई के। वैक्यूम में 8, बाई में 80, 8/80, आंसर इज 1/10 न्यूटन। तो ये सब सवाल आप ऐसे बना लेंगे। जैसे 2019 का ये सवाल है, दो आइडेंटिकल चार्ज है, एक क्यू दूसरा भी क्यू, दोनों को 2 मीटर पे रखा गया है क्वेश्चन के हिसाब से। एक थर्ड चार्ज क्यू जिसका हमको नहीं पता है साइन क्या होगा, उसको कहाँ रखें ताकि ओवरऑल सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए ना। द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ये वाला क्यू, ये वाला क्यू या ये क्यू सबके ऊपर नेट फोर्स जीरो आए। तो स्टेप 1 आपको याद होगा कि हम बताते थे कि पहले आप इसको x डिस्टेंस पे मान लो, वैसे दोनों चार्ज सेम है तो इसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए बीचों बीच ही आना होगा। तो ये x का वैल्यू इसमें 1 ही आएगा, ये तो क्लियर है। अगर क्वेश्चन में अलग अलग चार्ज होता तो इस पे पहले ये वाला इसका फोर्स और इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल करते। खैर, अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि भाई पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो हर एक चार्ज पे फोर्स जीरो होना चाहिए। जैसे इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? इस चार्ज पे ये कैपिटल क्यू फोर्स लगाएगा और स्मॉल क्यू फोर्स लगाएगा, दोनों मिलके जीरो होना चाहिए। कैपिटल क्यू इस चार्ज से, कैपिटल क्यू इस चार्ज से 1 मीटर की दूरी पे है तो क्यू बाई 1 का स्क्वायर प्लस के। अब स्मॉल क्यू और इस ये स्मॉल क्यू पे कितना फोर्स लगाया? क्यू बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्यू बाई 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू माइनस क्यू दोनों स्मॉल ही बाई 4। के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, तो आपको कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। तो जो तीसरा चार्ज है कैपिटल क्यू वो नेगेटिव होगा, उसका वैल्यू क्यू बाई 4 होगा। तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। एक ये सवाल 2019 में आया था। ऐसे कुछ सवाल आपको दिख सकते हैं। और अभी ये जो है ना 2019 या 17 तक का हम देखे थे, उसमें इसी टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स थे और कुछ खास अभी प्रॉब्लम्स कूलम्ब्स लॉ का दिखा नहीं। तो आज चूंकि पहला दिन है, बस आपको ये बता रहे हैं कि आज से हर दिन तो नहीं, हाँ, वीक में 2 या 3 दिन ऐसा कर देंगे, या कोशिश रहेगा सिलेबस ज़्यादा और जल्द ख़त्म करना है, दिसंबर तक ये पूरा ख़त्म कर देना है बना के। और ज़्यादा बड़ा-बड़ा वीडियो नहीं, जितना काम का चीज़ है उतना ही। समझ में क्या आया? चार्ज में सिर्फ प्रॉपर्टीज़ थोड़ा बहुत देखना है, Q इज़ इक्वल टू एनी और एडिटिव नेचर पे ही सवाल आया है। कूलम्ब्स लॉ पे क्या आया है? साफ-साफ दिख रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी किसी मीडियम पे जाने पे क्या होगा, और एफ वर्सेस आर स्क्वायर के ग्राफ पे 2-2 बार सवाल आया है, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि किसी एक चार्ज पे बाकी कितने चार्ज से कितने फोर्स लगेंगे इस पे सवाल आया है। मैक्सिमम सवाल फील्ड, डाइपोल, गॉस लॉ पे आया है। तो वो भी जस्ट हम अगला वीडियो बनाएंगे। आज चूंकि लेट से ही हम शुरू किए हैं तो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2 बजने वाला है रात का, तो इसलिए आज इतना ही। धीरे धीरे हम लोग बढ़ा लेंगे, सारा क्वेश्चन बैंक आपका हम कवर कर देंगे, लेकिन इसके लिए आपको खुद से भी पढ़ना होगा। हम बहुत डिटेल में बच्चे से समझाते हुए नहीं चलेंगे। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो ऑलमोस्ट हो जाएगा, तो इससे काम आपका चल जाएगा। ठीक है? थैंक यू, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब अगले वीडियो से शायद हम ज़्यादा ज़्यादा बनाएँ, ये कम बनाए हैं, लेकिन फिर भी 20-25 मिनट का वीडियो बन ही गया। ठीक है? थैंक यू।